और हिंदी में क्या बोलोगे? अब थोड़ी सी आवाज आवाज नहीं करोगे ना? अब आपके जो सिलेबस में दे रखा होता है जनरली ज्योग्राफी के बारे में, तो या तो दे रखा होगा इंडिया है, राजस्थान है, वर्ल्ड है, यही दे रखा होता है। तो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, या फिर राजस्थान का भूगोल है। ठीक। अच्छा, जैसे हम कई सब्जेक्ट की बात करते हैं, वैसे सबसे पहले ये बताओ कि भूगोल किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? किस भाषा के किस शब्द से? लैटिन भाषा के। एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, ग्रीक है। एक शब्द है, ग्रीस है। एक है यूनानी है। एक शब्द है, लैटिन है। यही है। यूनानी है, और एक और शब्द क्या लिखा हुआ मिलता है? ध्यान रखना, ये सारे शब्द एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। ज्यादा मैं कह अभी थोड़ा समझ लो। सारे शब्द एक ही है, इसमें कोई भी रत्ती भर का अंतर नहीं है, बस सिर्फ अंतर जिस चीज का है वो समझिए। एक सागर है जिसे हम बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा। और ये जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरियन सी है, इस भूमध्य सागर की जो सीमा है, बाउंड्री है, वो तीन महाद्वीपों के साथ में हमें देखने को मिलती है। अब वो तीन महाद्वीप कौन से हैं? एक है यूरोप है, दूसरा जो है उसे हम कहते हैं एशिया है, और तीसरा जिसे हम कहते हैं है अफ्रीका। कितने महाद्वीपों के साथ में है? और इन तीन महाद्वीपों के चारों ओर का जो एरिया है, वो चारों ओर का एरिया पहले क्या कहलाता था? यूनान। यानी इन के चारों ओर का एरिया क्या कहलाता था? यूनान के नाम से जाना जाता था। तो भाषा कौन सी होगी? यूनानी भाषा। अब इस यूनान को भी दो भागों में बांटा जाता था, एक नहीं था। यूनान के मुख्य कितने भाग थे? जो यूनान का उत्तरी भाग था, इस यूनान के उत्तरी भाग को कहते थे एथेंस, और जो दक्षिणी भाग था उसको कहते थे स्पार्टा। दोनों नाम सुने ही होंगे, एथेंस और स्पार्टा। ये जो एथेंस है ना, वर्तमान में ये ग्रीक या ग्रीस की राजधानी है। ये ग्रीक या ग्रीस आज भी हमें देखने को मिलता है। जो भूमध्य जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, उसी भूमध्य सागर के तट पर यूरोप महाद्वीप का क्या है? एक देश है। और उस देश की राजधानी वर्तमान में कौन सी है? जो पहले का यूनान था वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग को स्पार्टा के नाम से जानते हैं। ये जो एथेंस वाला मामला है ना, इस एथेंस में कहा जाता है कि यहाँ के लोग जिन कार्यों में संलग्नित थे, वो किन कार्यों में थे? ठीक है, तो अरस्तु पढ़ते हैं हम लोग, अरस्तु को पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहते हैं, अरिस्टोटल को ही कहते हैं। वो अरस्तु कहाँ का था? एथेंस का ही था। तो यहाँ के लोग किस में माहिर थे? ज्ञान और शिक्षा में थे। जबकि स्पार्टा के लोग जिन कार्यों में माहिर थे, युद्ध व लड़ाई जैसे कार्यों में क्या थे? माहिर थे। इसलिए आपने एक फिल्म देखी होगी, स्पार्टन 300। 300 स्पार्टन्स लोगों ने एक पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हाँ, लाखों सैनिकों ने मार दिया। वो मतलब थर्मोपली एक जगह है ना, थर्मोपली एक जगह है जहां पर ये क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। इसलिए हम कहते हैं हल्दी घाटी को हम राजस्थान की थर्मोपली के नाम से जानते हैं। तो वो युद्ध प्लेस है, बैटल प्लेस है थर्मो। हाँ, वो स्पार्टन 300 वाला ही मामला है। उन 300 लोगों की टुकड़ी ने
मतलब बहुत बड़ी सेना को क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो उसी युद्ध के आधार पर हम हल्दी घाटी वाले का कंपैरिजन करते हैं, वो तो इतिहासकारों की बात है। तो यहां तक पता चला कौन से शब्द आ गए, यूनानी। अब ग्रीक या ग्रीस कुछ नहीं है, वो दरअसल है यही है। कुछ लोग इसको लिखने के लिए ग्रीस लिखते हैं, कुछ लोग ग्रीक लिखते हैं, और एक लोग क्या लिखते हैं, यूनान लिख लें। और यूनान का मतलब कौन सा भाग है? तो यहाँ तो कोई शिक्षा वाले लोग पैदा थोड़ी होंगे जिनको सौंपा ही या झोंका ही उसी कार्य में गया कि जो क्या कर पाए, युद्ध। तो यहाँ के लोग तो किस में शामिल होंगे, युद्धों में शामिल होंगे। और यहाँ के लोग किस में शामिल है, ज्ञान और शिक्षा में शामिल। अब एक शब्द बचता है पीछे, क्या है, लैटिन है। इस यूनान में एक शहर पड़ता था और उस शहर का नाम था, कौन सा शहर था, अरे लैटिनो। शहर कौन सा है? और इस लैटिनो शहर में जो लोग रहते थे वो कौन से थे? हाई क्लास जितनी भी फैमिलीज थी वो रहती थी, और इनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा थी। हमारे यहाँ पर जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे पहले जमाने में, उनकी भाषा कौन सी थी? हमारे यहाँ के लोगों की लैटिन भाषा है। अरे संस्कृत थी ना। तो हमारी हिंदी जिसका अपभ्रंश रूप है वो क्या है, संस्कृत है। भाई हमारे राजस्थान में भी बहुत सारी अलग अलग बोलियां बोली जाती है, तो वो सारा का सारा किसका पार्ट है, हिंदी का ही तो मामला है ना, हिंदी का ही भाग है। तो ये हिंदी दरअसल किससे निकली है, संस्कृत से। तो हमारी लोकल लैंग्वेज भी किस में निकली है, संस्कृत से। भाई कहीं जगह मगधी बोली जाती है, कहीं जगह मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं जगह हाड़ौती बोली जाती है, कहीं जगह ढूंढाड़ी बोली जाती है, कहीं जगह खेराड़ी भाषा बोली जाती है, कहीं मेवाड़ी बोली जाती है, कहीं हाड़ौती लैंग्वेज बोली जाती है। तो इन सब की मदर लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृति है। तो यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन तमाम देशों की जो लोकल लैंग्वेज है वो किसका अपभ्रंश रूप है, इसी लैटिन भाषा का क्या है, अपभ्रंश रूप के तौर पर हमें देखने को। ठीक है, कुल किस भाषा का शब्द है? तो कहोगे ग्रीक कह दो, लैटिन कह दो, यूनानी कह दो, कुछ भी कह दो, ये सारे के सारे शब्द क्या है, एक ही है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, शब्द कौन सा है हमारे पास में, ग्रीक है, ग्रीस है, यूनानी है, या फिर लैटिन है। इनमें एक शब्द था जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक शब्द है जियो और दूसरा है ग्रेफो। शब्द है जो, और दूसरा है ग्रेफोस। मत पढ़िएगा इसको, क्या पढ़ोगे, ग्रेफो पढ़ोगे। दो शब्द है। ये जो जियो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आंसर क्या होगा? अर्थ का मतलब पृथ्वी या पृथ्वी। और इस ग्रेफो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप कह दो स्टडी, या फिर इसे ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, डेस्क्रिप्शन। स्टडी का मतलब, और डेस्क्रिप्शन का मतलब वर्ण। तो कुल मिलाकर के हम भूगोल में दरअसल करते ही क्या है, कर क्या रहे हैं, या तो पृथ्वी का अध्ययन करोगे या फिर पृथ्वी का वर्णन करते हैं। अच्छा, क्या ये अध्ययन या वर्णन हमें कैसा देखने को मिल सकता है? साइंटिफिक और लॉजिकल स्टडी होनी चाहिए। भाई भूगोल क्या एक प्रकार का साइंस ही तो है ना, बिना साइंस के अब मामला है भूगोल का, एक प्रकार का क्या है, साइंस ही है। साइंस में कोई भी चीज़ अपवाद नहीं होती है ना, कुछ एक छोड़ दो। आप मुझे पूछो, मान लो मैं कहूँ कि राजस्थान में ऐसी जलवायु है, और आप मुझे पूछो कि बता राजस्थान में ऐसी ही क्यों है, तो वो क्या है, ऐसी क्यों है, तब तो है वो फैक्ट है। ऐसी ही क्यों है, तब वो क्या है, कॉन्सेप्ट है।
तो आप जब किसी भी चीज को कंसेप्चुअली तरीके से पढ़ते हो तो इसका मतलब कैसा अध्ययन कर रहे हो आप उसका? वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हो, साइंटिफिक क्या कर रहे हैं अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं। और बिना साइंटिफिक स्टडी के आप किसी भी चीज को नहीं पढ़ सकते। भूगोल के बारे में इसलिए कहा गया है कि जो ज्योग्राफी है वो एक प्रकार का क्या है, साइंस है। और ये जो अध्ययन हमें करना है, दिस स्टडी शुड बी रिलेटेड साइंटिफिक एंड लॉजिकल। यह अध्ययन हमें कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक और तार्किक दोनों प्रकार का क्या होना चाहिए। हमें ये तो सवाल जनरली पूछेगा नहीं कि भूगोल किस भाषा का शब्द है। आजकल ऐसे सवाल थोड़ी पूछते हैं क्या? लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता तो होना ही चाहिए। अब पूछेगा भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो एक यूनानी दार्शनिक है जिसका नाम है हिकेटियस। वास्तविक तौर पर हम भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस को। लेकिन एक और यूनानी दार्शनिक है जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। और उन इरेटोस्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इरेटोस्थनीज द्वारा। तो उसी इरेटोस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक में सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का हमें क्या देखने को मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए कुछ भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज को भी क्या बोल देते हैं कि भूगोल का जनक या पिता के रूप में कौन जाना जाता है, इरेटोस्थनीज। जब कभी भी हिकेटियस ऑप्शन में नहीं मिलेगा, दूसरा कौन सा ऑप्शन में मिलेगा, एक जर्मन भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नाम सुना है कभी भी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को हम लोग आधुनिक भूगोल का जनक या पिता के तौर पर, यहाँ तक पता चला। भूगोल किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, ग्रीस, यूनानी या लैटिन। अब अगर आपको वो पूछे कि ये ग्रीक या ग्रीस कैसे हैं, तो कहोगे कि जो भूमध्य सागर है उसके चारों ओर का एरिया यूनान कहलाता था, जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों के साथ में लगी हुई थी और यूरोप, एशिया और अफ्रीका था। उसी यूनान के उत्तरी भाग को एथेंस कहते थे, जो वर्तमान में ग्रीक या ग्रीस देश की क्या है, राजधानी है। अतः कुछ भूगोलवेत्ता इसे ग्रीक या ग्रीस का भी क्या मानते हैं, शब्द मानते हैं। लैटिन इसलिए क्योंकि जितने भी लोकल लैंग्वेज है उन तमाम की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है वहां पर, तो इसलिए वो मान। ठीक है, देखिएगा, पहले ऐसे उतारना चाहो तो उतार लो। वो तो ज्योग्राफी लिखा था ना। डिस्क्रिप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा, है ना। पर इच्छा होती है केवल हिंदी में लिख लें। क्या इतना तो लैंग्वेज में लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं है ना, पता चल जाएगा। लिख लो भूगोल का जनक या पिता, और ब्रैकेट में लिख लो यूनानी भूगोल। भूगोल का जनक या पिता यूनानी भूगोलवेत्ता एटीएस को माना जाता है।
नीचे नोट करके लिखिएगा। यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज द्वारा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जियोग्राफिया यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज द्वारा जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी जिसमें सर्वप्रथम जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी जिसमें सर्वप्रथम जियोग्राफी इंग्लिश में लिखिएगा। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का जिसमें सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। जिसमें सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। अतः जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। अतः कुछ भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज को भी भूगोल का जनक या पिता मानते। इरेटोस्थनीज को भी भूगोल का जनक या पिता मानते हैं। भूगोल का जनक किसे बोलते हैं? हिकेटियस को। लेकिन जब ऑप्शन में हिकेटियस नहीं मिला और ये प्रश्न पूछा जाए कि भूगोल का जनक या पिता किसे हैं? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी गई और इसी पुस्तक में सबसे पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया था? जियोग्राफी शब्द का क्या हमें देखने को मिलता है? प्रयोग देखने को मिलता है। अब एक जर्मन भूगोलवेत्ता है, और उन जर्मन भूगोलवेत्ता का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो कभी वॉन हम्बोल्ट भी पूछ लेगा और कभी सिर्फ हम्बोल्ट भी पूछ लेगा। या तो पूरा नाम दे देगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, या फिर क्या नाम दे देगा? वॉन हम्बोल्ट, या फिर क्या नाम दे देगा? बोल्ट। तो इन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को हम लोग क्या मानते हैं कि ये किस भूगोल के पिता है? आधुनिक भूगोल के जनक कह दो या फिर पिता कह सकते हैं। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की एक प्रमुख रचना भी, एक फेमस पुस्तक भी है इनकी, और उस पुस्तक का क्या नाम है? सबसे पहले कई बार ये सवाल ऐसे ही जनरली पूछ लेता है ज्योग्राफी में कि कॉस्मोस किसकी सबसे फेमस क्या है बुक है, या किसकी फेमस क्या है रचना है। तब आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की फेमस जो पुस्तक है, फेमस जो रचना है, वो दरअसल कौन सी है? कॉस्मोस। नोट करके लिखिएगा। जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक या पिता
आधुनिक भूगोल का जनक या पिता माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक या पिता माना जाता है। फिर नोट करके लिखिएगा। कॉस्मोस, कॉस्मोस हम्बोल्ट की, कॉस्मोस हम्बोल्ट की एक प्रमुख रचना है। कॉस्मोस हम्बोल्ट की एक प्रमुख रचना है। पूर्णविराम। यहाँ तक चीजें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। तो इसमें ऐसा कोई 30 मार्क वाला रॉकेट साइंस वाला मामला भी नहीं। आगे बढ़े फिर। अब देखिए मेनली जो स्टार्ट होता है वो जियोग्राफी अब से यहाँ से। अच्छा, जियोग्राफी को कितने ब्रांचों में बांटा जाता है? आंसर क्या होगा? कितने मुख्य ब्रांचों में बांटते हैं? 2 ब्रांचों में मुख्य तौर पर हम इसे क्या करते हैं, बांटते हैं। अब वो 2 मुख्य तौर पर ब्रांचें कौन कौन सी है? तो एक तो हम कहते हैं कौन सी जियोग्राफी है? फिजिकल जियोग्राफी का मतलब क्या है? पढ़ी है ना पीछे से अपने, क्या नाम है? और दूसरी एक जियोग्राफी है जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफी। का मतलब है 11th-12th में किसके ज्योग्राफी थी सब्जेक्ट आपके थी? अभी वाला 11th-12th में या पहले वाला? अब एनसीईआरटी में या फिर राजस्थान बोर्ड में? एनसीईआरटी में। तो 11th में भूगोल की किताब पढ़ी थी, उसका क्या नाम था? तो 11th क्लास में आपकी भी थी? तो कह रहे हो कि मेरा ज्योग्राफी एमए की है, बायो थी, पढ़े बायो, भूगोल थी नहीं? बताओ कि भूगोल में 11th क्लास में बुक का क्या नाम था? अरे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक। और 12th में आ गई है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। 11वीं में आपको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ने हैं, 12वीं में आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। अब ये दरअसल है क्या क्या चीजें? तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें हम भूगोल के जिन जिन चीजों को पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर का क्या मतलब है? लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? स्थल मंडल। दूसरा हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर को। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? जल मंडल को पढ़ते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर का मतलब है वायुमंडल को पढ़ते हैं। ठीक है। चौथा एक और चीज पढ़ते हैं लेकिन अभी बाद में देखते हैं उसके बारे में। अब जहां पर हम बात करते हैं स्थल मंडल की, इसका मतलब है लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर को हम फिजिकल ज्योग्राफी में एक ब्रांच है, उस ब्रांच का क्या नाम है? जियोमॉर्फोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं? यानी कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, ना होता है। अब भू आकृति विज्ञान में पढ़ते क्या हो आप?
अरे पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, आंतरिक परतें, है ना, ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये जितने भी प्रभाव है, सारे के सारे प्रभाव किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं? स्थल मंडल में पढ़े जाते हैं। और स्थल मंडल का मतलब किस भूगोल के किस ब्रांच के अंतर्गत? भू आकृति विज्ञान, यानी कि भौतिक भूगोल की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान। इसमें हम पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है। एक है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जलमंडल है, और जलमंडल को हम लोग पढ़ते हैं ओशियोनोग्राफी में। हम पढ़ते हैं समुद्र। तो आप कहोगे हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? अभी बताते हैं क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है। और तीसरा है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ये हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। इसका मतलब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी जलवायु विज्ञान में ये सारी चीजें, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में सारा पढ़ना है। अब अगर हमें कोई कहे कि हमारे सिलेबस में क्या ये चीज मेंशन है या नहीं है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट तौर पर आपको चीजें हैं, लेकिन है जरूर है, मेंशन जरूर होती है। जैसे मानिए अगर अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं मान लो, तो क्या विश्व में कहीं पर भूकंप आएंगे उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या? मान लो मैं कहूंगा ना कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ भूकंप की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, अगर कहीं पर ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो क्या उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे। कहीं पर्वत के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पठारों के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। तो वो सारी की सारी क्या है? वो आकृति विज्ञान है। ठीक है। हम समुद्र पढ़ेंगे, पर्टिकुलर समुद्र को नहीं पढ़ेंगे, बस उस समुद्रों की कुछ छोटी छोटी जानकारियां जरूर देखेंगे। लेकिन उन समुद्रों में चलने वाली कुछ गर्म और ठंडी क्या होगी? जलधाराएं होगी, करंट, ओशियनिक करंट जिसे हम कहते हैं। तो उन जलधाराओं के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पता होना चाहिए ना कौन से समुद्र में गर्म जलधारा है, कौन से समुद्र में ठंडी जलधारा है। हम किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी क्षेत्र में समुद्रियों के चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो लगता है कहीं ना कहीं हमें उसकी जलवायुवीय घटनाओं के बारे में भी क्या करना पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की फसल का उत्पादन विशेष तौर पर होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु जिम्मेदार है। भाई क्या कारण है कि हमारे भारत में ज्यादातर मसाले दक्षिण भारत में पैदा होते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ की जलवायु जिम्मेदार है। क्या कारण है कि बाजरा ज्यादा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में पैदा होता है? यहाँ की जलवायु ठीक उसी प्रकार की है। क्या कारण है कि उत्तर भारत में आपको मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है? वो वहाँ की जलवायु और वहाँ की मिट्टी के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। तो क्या इसको इफेक्टेड करने वाला कारक है या नहीं है? है? हाँ तो ज्यादा ही पढ़ेंगे ना, ओशियन पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी थोड़ी दे रखा है। ओशियन तो कितने मामलों में? 5 पन्नों में, 6 पन्नों में ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा थोड़ी ना है। उसके अलावा जो भी ओशियन होगा वो अपन दूसरे तरीके से देखते हैं। वो कैसा तरीका, वो मेरे को छोड़ दो, मुझे क्या डिपेंडेंसी छोड़ दो, आप क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। अब अगर इसको एक बार बाद में देखते हैं, उससे पहले एक सवाल है। प्रश्न हमसे पूछा जाता है, प्रश्न ये है, क्या है? क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है या नहीं है? डज लाइफ एक्सिस्ट इन ऑल ओवर द अर्थ? यस या नो? क्यों? मतलब आप मुझे एक भी ठंडा स्थान दिखा दो जहां आपको इसमें
ग्रीनलैंड। फिर कनाडा के ऊपर में कौन से? विक्टोरिया आइलैंड, बैफिन आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। सवाल समझिए। क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है या नहीं है? है। ठीक है, आंसर होगा नो। में संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन देखने को नहीं मिलता है। अब आप कहोगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं है, तो उसके लिए एक और सवाल बड़ा चलता है। हर लगभग लगभग एक दो साल में एक आध सवाल वो पूछा ही जाता है। और सवाल ये है, निम्नलिखित में से अजैविक घटक है। और ऑप्शन भी बड़े कमाल का देता है वो। है सी। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कैसे घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अजैविक घटक कौन कौन से? ऑप्शन है मृदा है, जल है, वायु है या सभी है? मृदा, जल, जल है। अजैविक है। सवाल ध्यान से सुनिए। आधे लोगों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है कि वो ऑप्शन पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, जबकि ये नहीं देख रहे कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। सभी है। अजैविक पूछा है, अबायोटिक कंपोनेंट। किसी में भी जीवन नहीं है। क्यों? आप स्थल पे हो, स्थल का मतलब आप, क्या वहां जीवन नहीं है क्या? है। तब ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसमें कोई ऑप्शन है क्या? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये कोई भी जैविक घटक नहीं है। तमाम कैसे घटक है? अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट है। और ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है, राजस्थान में, अदर एग्जाम में भी पूछे। और ये क्या, ये सवाल एग्जैक्ट मतलब हिट टू कॉपी पेस्ट मारा है उन लोगों ने। अब कहोगे कि अच्छा जीवन अगर यहाँ नहीं है तो जीवन है कहाँ पे? कहाँ जीवन है? तो जीवन दरअसल वहां पे है जहां पर इन तीनों का हमें एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यानी एक तीनों का क्या देखने को मिल रहा है? मिश्रण देखने को मिलता है। अलग अलग शब्दावली है, उसको देखिए। एक शब्द हम यूज करते हैं, क्या कौन सा भाग है? स्थल मंडल का मतलब क्या है? यहाँ मृदा है। वायुमंडल का मतलब सीधा ही, और जलमंडल का सीधा सा मतलब। सवाल यही था ना। ये तीनों के तीनों कैसे घटक है? अजैविक घटक है। लेकिन जहां पर ये तीनों घटक क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक ट्रांजिशन जोन, यानी कि संक्रमित
क्षेत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक ट्रांजिशन जोन का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, और इस ट्रांजिशन जोन को कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या है, जैवमंडल कहते हैं। और ये जो जैवमंडल है ना, ये दरअसल जैवमंडल हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका कौन सा भाग है, बायोस्फीयर का मतलब है। और ये जैवमंडल भूगोल की जिस एक ब्रांच के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं इको एनवायरनमेंट, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। में क्या कहोगे, पर्यावरण एवं पारिस्थिति के तौर पर। तो अगर मैं बात करूं कि फिजिकल ज्योग्राफी में मोटे मोटे कितने भाग है, 4। इसमें आपके जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, और बायोस्फीयर वाला मामला है। ठीक है, तो बायोस्फीयर में मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में स्थल मंडल को पढ़ना है, ओशनोग्राफी में हाइड्रो हाइड्रोस्फीयर को पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी में आपको एटमॉस्फेयर को पढ़ना है, और इको एनवायरनमेंट में हमको बायोस्फीयर को पढ़ना है, जैवमंडल को पढ़ना है। तो ये सारी की सारी ब्रांचें किसकी है, भौतिक भूगोल की ब्रांच है। अब मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल कहा जाता है कि जो प्रकृति, पर्यावरण और मानव के बीच में अंतर संबंधों को जो डिसाइड कर रहा है ना, वो दरअसल कौन सी भूगोल है, मानव भूगोल है। भाई मैं और आप मनुष्य है या नहीं है, मैं तो हूँ, आपके बारे में पता नहीं है, मनुष्य हो, क्या सबूत है, कहाँ से चल रही है, कहाँ से, तो वायरस की भी चलती है, मार्क्स। अच्छा, मुझसे मिलते जुलते हो। अच्छा, आप और मैं कितने परसेंट सिमिलर है, 99% सिमिलर। आपके बॉडी के गुण और मेरी बॉडी के गुण कितने परसेंट सिमिलर है, और आप में और मुझ में जो 1% अलग है ना, वो है आपका और मेरा डीएनए, आपके और मेरे मतलब ब्लड, आपके और मेरे बॉडी के स्किन, जो भी जो आइरिस है हमारी, मतलब जो रेटिना है ना, वो भी नहीं मिलता जुलता है। ये जो 1% चीज है ना, फिंगरप्रिंट बोल तो दिया, स्किन बोल तो दिया, स्किन में ही तो है, तो वो कहाँ किसका पार्ट है, तो ये एक दूसरे, हाँ तो वो थंब इम्प्रेशन हो गया ना, वो कभी किसी का एक जैसा। हाँ सिर्फ, अच्छा आपने आधार कार्ड बनवाया था, और आधार कार्ड में उन्होंने क्या चीजें ली है, 2 ही तो चीजें ली थी, एक तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया था, और एक आपका आई स्कैन किया था। क्योंकि ये आंखों की जो पुतलियां है ना, उसके बीच में भी जो लाइन है ना, ये भी एक दूसरे के साथ में मेंशन नहीं होती। इसलिए आजकल देखा होगा मोबाइल में एक फेस कैमरा भी आता है, और वो फेस कैमरा उसी के फेस से खुलेगा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपने उसमें क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा होता है ना, अदरवाइज हर किसी के खुलेगा नहीं। तो ये आपको और हमारे बीच में किसको डिफाइन कर रहा है, सिमिलरिटी को डिफाइन कर रहा है, या फिर आपके और मेरे बीच में डिफरेंस को करता है। ठीक है, तो मानव भूगोल क्या है कि भौतिक भूगोल और पर्यावरण पर आधारित जो भी वो भूगोल जिसको स्वयं किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाने का काम किया अपनी सुविधाओं के लिए, वो भूगोल कौन सी है, मानव भूगोल है। जैसे ट्रांसपोर्ट का मतलब हमने बनाए थे या प्रकृति ने बना के भेजे थे, हमने बनाए, प्रकृति ने बनाए। सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है, वो वैसे सेटलमेंट का मतलब कुछ भी होता होगा, अपने यहाँ पे क्या होता है, बस्ती, और ये बस्तियां भी कितने प्रकार की है, अब ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां हमने बनाई या प्रकृति ने बनाई थी,
हमने बनाई है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल हमने बनाया, प्रकृति ने बनाया? हमने बनाया है। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल हमने बनाई है, प्रकृति ने बनाई? हमने बनाई है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, हमने बनाया ना। कृषि को हमने विकसित किया है, प्रकृति ने नहीं। तो हम, अच्छा, इसमें कहीं पर हमारा रोल है? अच्छा, तो फिर ये किस पे चलाते हो? कौन सी, ये वाली? अच्छा, तो ये कैसी है, नेचुरल है? ये मानव द्वारा विकसित किया गया कृषि। कृषि को मनुष्य ने सबसे पहली बार, कृषि का जो शुभ, हाँ हाँ, तो कोई बोया, वो तो स्टोरी तो अलग बात है। वास्तविक तौर पर भी किसका पार्ट है? मानव भूगोल का पार्ट है, मानव द्वारा विकसित है। वो वेजिटेशन से, वेजिटेशन कहाँ लिखा है? अपन ने तो एग्रीकल्चर लिखा। आप जब अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें अपन एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वेजिटेशंस, वनस्पतियां। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशंस पढ़ते हैं ना। फॉरेस्ट और वेजिटेशंस को प्रकृति ने बनाया है, जबकि एग्रीकल्चर को मनुष्य ने बनाया है। क्या उसमें सब हो गया ना? एग्रीकल्चर में सारी आ गई। आपने जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी यूज करते हो, सेरिकल्चर ने, एपीकल्चर ने, हाइड्रोलॉजी ने, नहीं? आपने सुना होगा एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स नाम सुना है? आजकल लोग हवा में पेड़ उगा रहे हैं, तो बोलते हैं एरोपोनिक्स बोलते हैं। एक है हाइड्रोपोनिक्स, है ना, हाइड्रोलॉजी वाला मामला है, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इसका मतलब जल में पेड़ पौधे उगाना, तो वो किसका मामला है? मनुष्यों का ही मामला है। सारी एग्रीकल्चर किस में आई? यहाँ तक कि मनुष्य ने तो सीप होती है ना, मोती, आर्टिफिशियल मोती भी बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो सारा किसके अंतर्गत आएगा? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा। और एग्रीकल्चर किसका मामला है? मानव भूगोल का मामला। एक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। तो ये सारे के सारे मामले किसके हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत है। आज घर जाना, 12th क्लास की बुक उठा के देखना, पूरी नहीं पढ़नी है अपने को, कि आगे का सिर्फ देखना है कि सिलेबस में क्या मेंशन कर रखा है। उन्होंने ये सब चीजें दिखी है, ऊपर किताब के ऊपर लिखा है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और अंदर में क्या लिखा है, तो ये सारी चीजें लिखी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ लिखा है। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? कि ये वाले पार्ट है भौतिक भूगोल के, और ये वाले मामले किसके हैं? मानव भूगोल के। भौतिक भूगोल वो है जो प्रकृति ने स्वयं बनाई है, मानव भूगोल वो है जिसने भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने स्वयं क्या किया है, उसको विकसित किया है। वो कौन सा भूगोल है? मानव भूगोल है। फिर हमें पूछेगा क्या संपूर्ण पृथ्वी पर हमें जीवन देखने को मिलता है? तो अब आंसर क्या होगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर हमें जीवन देखने को नहीं मिलता है। तो अब कोई पूछेगा क्यों नहीं मिलता, तो कहोगे कि मृदा, जल और वायु तीनों कैसे हैं? अजैविक घटक है। इसका मतलब यहाँ तीनों पर जीवन। तो फिर सवाल पूछेगा कि भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें जीव और जीवों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, तब आंसर क्या होगा? इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के हम सभी चीजों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बाकी ये तीनों चीजें कैसी है? निर्जीव है। क्यों निर्जीव है? तब आप कहोगे कि मृदा, जल और वायु तीनों के तीनों कैसे घटक है? अबायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक क्या है? घटक है। तो फिर पूछेगा कि जीवन कहाँ पे है, तो आप कहोगे कि इन तीनों के बीच में जो भी ट्रांजिशन जोन बन रहा है, जो भी संक्रमित क्षेत्र बन रहा है, उस संक्रमित क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है? जीवन देखने को। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। यहाँ पर ये तीनों नहीं मिलते हैं, यही नहीं हुई। हम आगे एक शब्द और लिखा है, एक और लिखा है ना,
संपूर्ण का मतलब वायुमंडल के सभी पार्ट आ गए। आप ऐसे समझिए, केवल और केवल जो हमारी अर्थ है, में हम केवल अर्थ को जो शामिल करते हैं ना, वो अर्थ केवल ये नीचे वाला स्थलीय भाग नहीं है। इसके अंतर्गत तो आपका जलीय भाग भी है, और इस अर्थ के चारों ओर एक क्या है, वायुमंडल भी है। ये वायुमंडल और सारी चीजें मिलकर के ही हमारे यहाँ पर, हाँ, वायुमंडल निश्चित दूरी तक है। कितने तक है? समताप मंडल तक है। अच्छा, शोभ मंडल क्या पृथ्वी का भाग नहीं है क्या? समताप मंडल नहीं है? तो तभी एक चीज है, वो सारे के सारे ये जो जितना भी वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर जितना भी है, वो किसका भाग है? अरे पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, जिसके ये सारे भाग है। अब इस भाग में कुछ भी हो जाए, अब इस भाग में कुछ भी हो जाए, चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे टेम्परेचर घटे, वैसे हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक परतों में टेम्परेचर ज्यादा है नीचे जाने पर, यानी कि आप पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाते हो तो प्रत्येक 100 मीटर पर आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी प्रत्येक 100 मीटर पे जाओगे तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या आपको पृथ्वी की आंतरिक परतों में कहीं जीवन नहीं है? नीफे में मैग्मा रहता है। पहली बात तो यह है कि मैग्मा बनता कहाँ है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, मैग्मा बीच के हिस्से में ही बनता है। अभी काट के देख। ये है अर्थ। तो क्या मैं इसको क्रस्ट बोल दूं क्या? दिक्कत नहीं है ना? तो मेंटल बोल दूं, तो मैं आउटर कोर बोल दूं, तो मैं इनर कोर बोल दूं। अब इसमें मैग्मा कहाँ बनेगा? ध्यान रखना, मैग्मा कभी भी कोर में नहीं बनता है। मैग्मा कहाँ पर बनता है? हमेशा मेंटल में बनता है। और मेंटल में एक परत पाई जाती है जिसका नाम है पेरिडोटाइट। चट्टान कौन सी है? पेरिडोटाइट नामक चट्टान है, और यह पेरिडोटाइट नामक चट्टान एक प्रकार की इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय भी दो प्रकार के, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। तो ये किस प्रकार की इग्नियस रॉक है? ऐसी है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, मतलब अभियांत्रिकी आग्नेय चट्टानें हैं। और ये जो अभियांत्रिकी आग्नेय चट्टान है पेरिडोटाइट, इसमें सबसे ज्यादा किसकी, एक ऐसी है, एक अम्लीय चट्टान है जिसमें जो सिलिका की मात्रा है, वह सिलिका की मात्रा 45% से हमें ज्यादा देखने को मिलती है। नहीं है ना? है तो पृथ्वी का ही भाग है ना। तो क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन है क्या? लेकिन क्रस्ट के कुछ हिस्से तक जीवन देखने को मिल जाता है ना आपको। जीवन का मतलब सर हम ही नहीं है, पेड़ पौधे भी तो है। पेड़ पौधे भी तो नीचे जमीन के अंदर का ही मामला है उनका। एटमॉस्फेयर से तो क्या कर रहे हैं वो चीजें। क्या पेड़ पौधों में से एक चीज हटा दो आप, वायु को हटा दो, क्या पेड़ पौधे जो हमारे प्लांट है वो विकसित हो सकता है क्या? एक जल को हटा दो, मिट्टी और उनको रहने दे दो, तब क्या पेड़ पौधे विकसित होंगे क्या? आप और हम में से ऑक्सीजन हटा दो, अभी कितने बच जाएंगे? पानी हटा दो, स्थलीय भाग हटा दो, नहीं है ना? जीवन सिर्फ वहां पे है। पर क्या होगी, ये तीनों चीजें। और यही कारण है कि हमारे संपूर्ण गैलेक्सी में, जो हमारी सौर मंडल वाली गैलेक्सी है ना, इस गैलेक्सी में हमारे पास में सिर्फ जीवन कहाँ पे देखने को, अर्थ पे देखने को मिलता है। बाकी किसी भी जगह जीवन नहीं है। तो उसका कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि इन तीनों के बीच में एक ट्रांजिशन
जोन है, एक संक्रमित क्षेत्र बन रहा है। सवाल ये है, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन है क्या? मैंने ये नहीं कहा कि क्या पृथ्वी पर जीवन है, मैंने पूछा है क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन है क्या? तब आंसर होगा संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन है। और ये आईएएस में पूछा गया सवाल है, तब तो है ना। संपूर्ण हट जाएगा जब तो है। हाँ, अर्थ में सूर्य का क्या मतलब है? अर्थ की बात कर रहे हैं ना, वो तो अर्थ तो पृथ्वी पर, तो संपूर्ण पृथ्वी में क्या सूर्य है क्या? सोलर सिस्टम में है। बात सिर्फ किसकी हो रही है? अर्थ की हो रही है। क्या अर्थ में सूर्य है क्या? बात फैक्ट्री की थोड़ी ना है। सवाल आपने क्या पूछा है? संपूर्ण पृथ्वी में सूर्य इंक्लूडिंग, इन सोलर सिस्टम में सूर्य इंक्लूडिंग, इसका मुख्य कौन है? शनि है। यहां तक चीजें समझ में आई आप लोग? यहां से फोटो खींच लो ना, मोबाइल में फोटो खींच लो, बाद में छापते रहना। असिस्टेंट रख रखा है। अच्छा, क्या बड़े? फिर गजब, आगे बढ़े फिर। उम्र में मेरी फोटो मत खींच, और की खींच। वाइट बाल नहीं आए, डाई करवा के आता हूँ मैं। कहना क्या चाहते, यही पूछना चाह रहे थे, आगे कुछ नहीं। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब इसको लैंग्वेज में लिखने की तो कोई ज़रूरत है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज जैसा कोई मामला है नहीं। तो भूगोल की कितनी ब्रांचें हैं? मुख्य रूप से दो ब्रांचें हैं। कौन कौन सी हैं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये भौतिक भूगोल के 4 मामले हैं, मानव भूगोल के 6 नहीं, ये 5-6 जितने ही कहना चाहो। ये सभी चीजें किसके अंतर्गत है? क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन है? आंसर होगा संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन नहीं है। तो जीवन केवल कहां पर है? जहां पर तीनों के बीच में संक्रमण हो रहा है ना, ट्रांजिशन एक जोन बन रहा है, उसी ट्रांजिशन जोन में केवल क्या है? जीवन है। अदरवाइज कहीं पर जीवन हमें देखने को नहीं मिल। ठीक है। और क्यों जीवन है वहां पर? तो कहोगे कि इन तीनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है जहां पर तीनों के घटक मिलते हैं, तीनों घटक मिलते हैं, उससे जीवन की क्या होती है? उत्पत्ति हमें देखने को मिल जाती है। बाकी का मामला कंपोनेंट्स, स्कूल में कुछ भी पूछ लेना, इंग्लिश में चाहे हिंदी में, है ना। हाँ जी। देखिए, ज्योग्राफी में मुझे सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है ना, वो ज्योग्राफी है। पहली तो इसलिए कि इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया, तब आपको ये हिस्ट्री में जो रटते हो ना बार बार चीजें, वो रटने की नौबत क्या हो जाती है? इसमें खत्म हो जाती है। दूसरा, भूगोल के बारे में कहा जाता है कि यदि भूगोल को रटा तो रटते रटते शहीद हो जाओगे, लेकिन भूगोल समझ में नहीं आएगी। लेंथ ही बहुत है, पढ़ के देखो। मतलब जितनी कौन सा सब्जेक्ट लेंथ ही नहीं है? में नेट में 10 यूनिट है। मुझे लगता है कि सबसे इजी अपने जितने ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट है ना, सबसे इजी है। अभी ढंग से पढ़ के देखना।
आपने तभी तो कह रहा हूँ ना, भूगोल के बारे में कहा जाता है कि यदि उसको रटा तो रटते रटते शहीद हो जाओगे। भूगोल कभी भी समझ में, देखिए अभी दो चार उसी के एग्जाम्पल दे देता हूँ। रीजनिंग में एक टाइप के सवाल आते हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े गधे नहीं है, कुछ गधे घोड़े नहीं है, ऐसे वो सवाल आते हैं ना। ये जितने ट्रिक पढ़ाते हैं ना, ये उन सब के बारे में ये लगता है कि वो सबसे मतलब ज्योग्राफी में ना, बाकी सब्जेक्ट में चलता होगा मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो दुनिया के सबसे महान गधों में से शामिल। वो बजाय मैप समझाने के वो किस पे फोकस करते हैं, ट्रिक पे फोकस करते हैं। अब नहीं होते हैं। खूबसूरत लड़की का चेहरा देखा है कभी? अट्रैक्टिव होता है। देख करके बार बार देखने की क्या होती है, क्या होती है ना। मैप को भी समझो आप खूबसूरत चेहरा है मानचित्र को। अगर आप नदियों को एक तो रटो और एक नदियों का मैप बना करके आप अच्छे से समझोगे, समझ में कौन सा अच्छा है। मान लिया। फिर अब सवाल क्या पूछा एग्जाम में, इस बार एक सवाल पूछा गया था, जो लूनी नदी की सहायक नदी है ना, उनको उद्गम स्थान से संगम स्थान की ओर सही क्रम में जमाइए। ये ट्रिक कहाँ से ढूंढ के लाओगे? तो वो ट्रिक से याद हुआ या मैप से याद हुआ? मैपिंग की ट्रिक नहीं होती है मैपिंग। कैसे? अच्छा, एक तो ट्रिक याद करो, फिर उनकी नदियों की सहायक नदियां और नाम याद करो। वो दिक्कत दिक्कत कहाँ आती है पता है? या तो आपने उस चीजों को ढंग से समझा नहीं था, या जिसने आपको पढ़ाया था ना उसने आपको सेपरेशन में नहीं पढ़ा पाया, अकॉर्डिंग टू मैप नहीं पढ़ा पाया, एक सब ढंग से चीजों को बता करके रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। मैंने आज दिन तक भूगोल पढ़ाई है ना, कभी भी जिंदगी में ट्रिक यूज नहीं की है, और मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर ट्रिक यूज करने की नौबत भी आ जाए। ये ट्रिक होता क्या है मुझे आज दिन तक, हाँ हकीकत मतलब हकीकत कह रहा हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आया ये ट्रिक होती क्या है। ये तो बस वो है कि वो छोरों को कहते हैं ना, वो नए नए जो उमड़ करके आते हैं ना, जिनको एक लुभाने का अच्छा तरीका होता है, ये ट्रिक ने वो ट्रिक ने। नहीं, हकीकत में इजी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत तरीके के साथ में, हाँ। अभी एक यहाँ एक लड़का बैठा था, देखा था ना, उसका नाम था संजय करके एक लड़का है। ये मेरा पहला, हाँ ये जो यहाँ, नहीं, 10 के ग्रुप में से जो बैठा था ना, उनमें यहाँ जो बैठा था ना वो मेरा पहला स्टूडेंट था। और उस पहले स्टूडेंट को मैंने कितने महीने पढ़ाया अकेले को? 3 महीने। आप उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कुछ भी पूछ लो, पूरा मैप उठा करके पूछ लो, वो आपको वर्ल्ड में फिजिकल ज्योग्राफी में जो भौतिक भूगोल जियोमॉर्फोलॉजी है ना, वो उसने अकेले ने पढ़ी है 3 महीनों में, उसमें से आप कुछ भी पूछ लो उसको, वो सबका जवाब दे देगा। और अपने यहाँ जितने ये धुरंधर बने घूमते हैं ना, कि हम आगे लिखते हैं विषय विशेषज्ञ, नहीं लिखते हैं, लेखक, राइटर, उनको एक बार पूछ लेना सवाल तो उनमें से लेखक राइटर वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना डीप में कभी भी चीज़ें पढ़ी नहीं है जितनी उसको मैंने पढ़ा दी थी। मेरे पास में भी पूरा टाइम है पढ़ने, और आपके पास में जैसे मान लो 7-8 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में, 8-9 महीने। अब या तो आप 8 महीनों में ऐसे हलवा पूड़ी की तरह पढ़ लो, फॉर्मूलिटी करके ख़त्म कर लें अपन कि आपका सिलेबस क्या हो गया, समाप्त है, फिर आप प्रस्थान करिए। या फिर थोड़ा सा चीज़ें भले ही लेंथी हो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि ज़िंदगी में आपको कभी दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आ जाएगी। आप कहीं से भी पढ़ोगे ना, उसके बाद में कभी दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। इसका मेरे पास रिटर्न एविडेंस है, गाइडेंस तौर पे लिख लो भले ही आप चाहें, ढंग से पढ़ा तो। मान लो मैं कहीं दूसरी जगह पढ़ा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपको 40 घंटों में 45 घंटों में ख़त्म करना है मामला, 40-45 घंटों में तो फिर 45 घंटों की तरह ही मामला ख़त्म होगा। वहाँ कोचिंग वाला चाहते भाई, यहाँ पर जो टीचर पढ़ाता है उसको पर आवरली पे करना पड़ता है, या तो मालिक भी मैं,
पढ़ाने वाला भी मैं, तो मुझे किसी को पे थोड़ी नहीं करना है। मैं अपने सब्जेक्ट को हमेशा क्या पढ़ाता हूँ, लेंथ ही पढ़ाता हूँ। या तो मेरे पास जो भी टीचर आता है ना, मैं उसको वो कहता है कि सर मैं 60 घंटों में पढ़ाऊंगा, तो कहता हूँ 80 घंटों में पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री वाले टीचर आते हैं आईएएस वाले बैच में, और उन सर ने कहा, मैंने कहा सर आप एंशियंट और मिडाइवल वाला जो अपना पोर्शन है वो लगभग लगभग कितने टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो? तो बोला कि हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 60-70 घंटों में क्या कर लेंगे, उनको कंप्लीट कर देंगे। कितने घंटों में? मैंने बोला 60-70 घंटों में कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए कम से कम टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे के आसपास का लगेगा। आप थोड़ा सा डिटेल से चीज़ें बताओ कि यहाँ बच्चा फ्रेशर आता है तो ये भी नहीं, अच्छा मैं आपको नहीं समझाता कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर है, कहाँ जीवन नहीं है, तो आपको कभी नहीं पता चलता। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी सही लेंथ ही है, लेकिन चीज़ें कैसी है, सिस्टमैटिकल रूप, कॉन्सेप्ट क्लियर वाली। वो चिंता मत करो क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, वो मैं अपने आप, वो काम मेरा है। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको रटने की नौबत आ जाएगी। आप ऐसे लेकर के बैठोगे ना, घर जाने के विद्वान तो नहीं बनोगे, विद्वान बनते उनका सिलेक्शन नहीं होता है, विद्वान तो नहीं बनोगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो पढ़ने की नौबत आएगी भी नहीं। बाकी का मामला कल रखते हैं।